वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस फ्री इनिशिएटिव सी सेट प्रिपरेशन पर आज के इस क्लास में हम लोग यूपीपीएससी 2024 के प्रैक्टिस सेट की सेकंड क्लास को कवर करेंगे, जिसमें कि हम सी सेट के मैथ्स के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, इसे इंस्टॉल कीजिएगा, जिससे बैच परचेज करने में और साथ में क्लासेस को देखने में आपको सुविधा उपलब्ध होगी। तो अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। चलिए देखिए, पहले वीडियो में हमने क्लास को जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास नंबर 2 है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 19 नंबर तक के प्रश्न को किया था। प्रश्न संख्या 20 से प्रारंभ करते हैं। आपको दिया समीकरण 9x² माइनस rx प्लस 81 इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि r के मान है तब। देखिए, जब कभी भी मूल समान बनाने का प्रश्न बोला जाए तो यहाँ पर विविक्त कर का फार्मूला लगता है b² इज इक्वल टू 4ac। चाहे तो आप ये बोल सकते हैं या तो आप ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर 0। अब a b c कहाँ से मिलेगा? देखिए, ये जो x² का गुणज है ये a की वैल्यू है, यहाँ पे x का गुणज b की वैल्यू है, और जो यहाँ पे लास्ट में ये अचर राशि दिया ये c का मान है। तो आपको b का मान दिख रहा है, ये माइनस r है, तो आप लिखेंगे माइनस r का स्क्वायर मतलब r² इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 9 मिल जाएगा और c की वैल्यू देखेंगे तो 81 मिल जाएगा। ये स्क्वायर इधर आएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप 2 को रूट में ले जाएंगे, 4 को ले जाएंगे तो 2 मिलेगा, 9 से 3 मिलेगा और 81 से 9 मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेगा यहाँ पे 54 आंसर आएगा, मतलब प्लस माइनस 54 इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी। तो ये 20 नंबर का प्रश्न रहा। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। बहुत ही सहज सा प्रश्न है, इसमें आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। मैंने बीजगणित में इसका फार्मूला बता रखा है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर कभी भी n दे रखा है ना, तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, अगर आपको इसका स्क्वायर पूछेगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, या एक लिख देते हैं, हिंट से समझ लीजिए। जैसे देखिए, x² प्लस 1/x² अगर पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे n² माइनस 2, ये स्क्वायर का फार्मूला होता है। अगर यहीं पे क्यूब पूछेगा तो आप सीधा सीधा लिखेंगे n³ माइनस 3n। अगर ये पावर को 4 बार ले जाके पूछ रहा है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 जैसा यहाँ पर है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लिखेंगे n² माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2, ये फार्मूला होता है। अगर 5 का पूछेगा तो आप पहले 2 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, इसका गुणा कराएंगे और लास्ट में उसमें से n को माइनस कर देंगे। तो अभी 4 पूछा तो हम लोग 4 को कैलकुलेट करते हैं। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 में से 2 घटाएंगे 23 मिलेगा, 23 का स्क्वायर करेंगे 529 मिल जाएगा, और 529 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 527। इस प्रश्न का विकल्प जो होगा वो विकल्प सी बिल्कुल सही बन जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसमें और कोई लॉजिक नहीं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेशन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया है। देखिए, 22 नंबर का प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, आपको विचार करना है। पहला पॉइंट है, यदि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो जितने के जितने अपरिमेय वो सब वास्तविक है। देखिए, जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। देखिए, जितने के जितने वास्तविक है ना, सब परिमेय नहीं होता है। जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर से रेशनल भी निकलता है और इरेशनल भी निकलता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी रियल नंबर है सब रेशनल है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखिए, जितने के जितने प्राकृतिक है सब वास्तविक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और चौथा विकल्प है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या, तो पूर्णांक भी वास्तविक होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा नहीं फॉलो होगा, बाकी तीनों फॉलो होगा। तो देख लेते हैं। देखिए, पहला दूसरा, तो दूसरा आते ही गलत हो जाएगा, है ना। पहला, तीसरा और चौथा, ये इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी, है ना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 23। यहाँ पर दिया है,
एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं x+1 9 - x और 5x-3 से निरूपित की जाती है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। देखिए समद्विबाहु बोला जा रहा है मतलब दो भुजा बराबर होगी, तो आप दो दो भुजा को बराबर करके चेक कर लीजिए। देखिए x+1 बराबर 9 - x करके देखते हैं, हमने दो भुजा को बराबर किया। जब आप इसको बराबर करेंगे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4, है ना। इसको कैलकुलेट करने पर x बराबर 4 मिलेगा। अब x बराबर 4 रखिए, देखिए यहाँ पे ये 5 मिल जाएगा, पहली भुजा 5 हो जाएगी, दूसरी भुजा भी 5 हो जाएगी, लेकिन तीसरी भुजा देखिए 5 जो का 20 और में से 3 के 17, है ना। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो बड़ी भुजा है ना, वो शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होती है। तो 5 और 5 10 ये बड़ी हो रही है, मतलब ऐसा त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अगर आप 5 5 और 17 से त्रिभुज बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है, आपने देखा यहाँ पे नहीं बनेगा। अब दूसरे को उठाते देखिए, आप x+1 ले लीजिए और यहाँ से 5x-3 को लेकर देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे साइड में लिखते देखिए x+1 इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेट किया 5x-3, है ना। ये इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले 1, है ना। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा और यहाँ पर भी 2 मिलेगा। फिर से यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, देखिए 2 2 7, यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देखिए दो भुजाओं से पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। अब तीसरे को चेक कर लेते हैं, तीनों को बराबर करके। देखिए तीसरे में हम लेते हैं 9 - x और 5-3, देखिए 9 - x इज इक्वल टू 5x-3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, x को इधर ले जाएंगे और फिर 3 को इधर ले जाएंगे, तो x बराबर आपको 2 मिल जाएगा, ये पूरा डिवीजन होकर के। अब x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, यहाँ से आपको मिला 3 पहली भुजा, दूसरी भुजा मिला यहाँ से 6 और तीसरी भुजा की अगर बात करेंगे तो 5 दूना 10 10। कहीं पे मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है क्या? और रुके 1 मिनट, इसको देख लेते हैं। ये इधर आएगा तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, है ना। और 7, अच्छा यहाँ पे 7 मिलेगा, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें 2 घटेगा ना, यहाँ पे 7 मिल जाएगा और तीसरी भुजा भी हो जाएगी 7, ठीक है। तो देखिए 7 7 और 3, अगर इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो पॉसिबल है। तो इन 3 भुजाओं से सिर्फ एक ट्रायंगल पॉसिबल है, इसका विकल्प बी सही होगा। देखिए प्रश्न थोड़ा सा मतलब है सरल, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लगा। अब अगर आपको दिक्कत है फिर से समझिए। देखिए समद्विबाहु है मतलब दो भुजा बराबर होनी, तो पहले हमने क्या किया, x+1 को बराबर किया किसके साथ, x-9 - x के साथ, हमने इसके साथ बराबर किया, है ना। बराबर करके देखा तो यहाँ से ट्रायंगल नहीं बना, ठीक। इसके बाद हमने ना देखिए किसको बराबर किया, x+1 को बराबर किया किसके साथ, 5x-3 के साथ। इसको भी जब हमने बराबर किया तो ट्रायंगल नहीं बना, तो 2 पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी में हमने 9 - x को बराबर किया 5x-3 के साथ, तो यहाँ से ट्रायंगल क्रिएट हो गया। मतलब खाली एक पॉसिबिलिटी जब ये ट्रायंगल बनेगा, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा 10 और 40 है तो मध्य वर्ग का मध्य बिंदु 25 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ये छोटा सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 25 देखिए क्या दिया है, दो गोलों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 और 4 है, 9:4 है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए जो गोले का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4πr² होता है ना। यहाँ पे पहला गोला है और मान लीजिए दूसरा गोला रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, मैं क्यूब का लिख रहा हूँ, है ना, 4πr²। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा r का रेशियो है 3:2, है ना, ये r का रेशियो। और जब आयतन लेंगे तो आयतन में यह क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, है ना, 4/3 πr³। देखिए ये 4π3 से 4π/3 कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 इधर मिल जाएगा और 2 दूना 4 दूना 8 इधर मिल जाएगा। तो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पता चल चुका है। इस प्रश्न में जो विकल्प सही होने वाला है वो हो जाएगा विकल्प बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। 26 नंबर का प्रश्न क्या है, 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये देख लेना ना कि 1 से 99 तक की जब आप गिनती लिखेंगे तो उसमें 5 कितनी बार आएगा। देखिए 5 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, आप ये वाली सीरीज देखिए 5 यहाँ से लिखते हैं थोड़ा ताकि पूरा का पूरा आ जाए। चलिए ऐसे समझ, देखिए 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, है ना। ये देखिए ये इतने नंबर्स ऐसे हैं जहाँ पे 5 आपको देखने के लिए मिल रहा है ना। ये आपको इसके बाद और 5 कहाँ से मिलेगा, देखिए 5 में अगर बात करेंगे तो 50 में मिलेगा, 51 52 53 54 55 आपने पहले से लिख रखा है, 56 57
58, 59, है ना। जब 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे तो आपको 5 इतनी बार देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें आपको क्या बोला है कि 3 से जो विभाज्य उसको छोड़ दीजिए। देखिए 15 यहाँ से हट जाएगा, है ना, 45 हट जाएगा, इसके बाद देखिए 75 हट जाएगा, 75 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 51 हट जाएगा, 51 के बाद 54 भी कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 57 भी इस सीरीज से हट जाएगा। देखिए इतने नंबर्स हट चुके हैं। तो अब बचे कितने, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये 5 है, एक बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। तो 13 बार ऐसे टर्म्स मिलेंगे जिसमें 5 होगा, तो इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। 13 बार आपको ऐसा 5 मिलेगा कि जो 3 से विभाज्य नहीं होने वाले। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 क्या दिया जा रहा है, अगर 27 को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको विविक्त चर और सतत चर दो प्रकार हैं। देखिए विविक्त चर और सतत चर दो प्रकार किसके हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें इसका बिल्कुल सही हो जाएगा परिमाणात्मक वर्गीकरण, है ना। जहाँ पे परिमाण की बात की जाएगी वहाँ पे विविक्त चर और सतत चर दोनों मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28, 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर से वे एक साथ बजेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न है, कभी भी देखिए रनिंग का क्वेश्चन है ना, कैंपस में बच्चे रनिंग कर रहे हैं मतलब दौड़ रहे हैं, है ना, या फिर कभी बेल बजने वाला प्रश्न है ना, जहाँ कहीं भी ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए कि एक बार काम हुआ है फिर वापस से सबको एक साथ लाने की बात किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको एलसीएम रखना है, ये याद रखिएगा। बस इतना सा याद रखना है, जब भी काम होगा काम के बाद में फिर बोलेगा कि इनको एक साथ लेके आना है, आपको एलसीएम करना है। देखिए 3, 4, 5, 6 और 7, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 420, है ना। देखिए सेकंड की बात हो रहा है, मतलब 420 सेकंड बाद वापस से मिलेंगे। 420 को अगर मिनट में करेंगे तो आपको मिलेगा 7 मिनट, इसका विकल्प हो जाएगा सी, 7 मिनट बाद। अब एलसीएम इतनी तेजी से कैसे पता चला, देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, जब कभी भी एलसीएम निकालना है आपको ऐसा मल्टीपल रखना जिससे सबको ही काट दे। देखिए अगर देखेंगे 420 को ना, तो ये 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5, 4 और 3 से भी कटेगा। अब ये कैसे तेजी से पता चला, देखिए 4 3 12 हो गया, हमने जब 12 लिया तो 6 कैंसिल हो गया, है ना। अब देखिए 12 पंचे 60 हो गया, अब 60 के बाद 60 में मल्टीप्लाई किया गया 7 का, तो इसलिए ये तेजी से मिल गया। यानी थोड़ा सा एनालिसिस का खेल है, अगर आप भी एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें बड़े आसानी से आपको समझ में आएगी, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 29 क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको प्रश्न कुछ ऐसा दिया है, एक वृत्त जिसमें रुकिए ये क्या हुआ, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है उसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है ना कि जो वृत्त है, ठीक, अब वृत्त का एक त्रिज्य खंड है ना, यहाँ पे मतलब त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्य खंड या कुछ भी ऐसे मान लीजिए, ऐसे पार्ट बटे हुए है ना। अब आपको बोला जा रहा है कि विभिन्न पार्ट को दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा, तो आपने पढ़ रखा है ये पाई चार्ट होता है ना, आयत चार्ट नहीं है, बारंबारता बनी है तो ये पाई चार्ट बनेगा, मतलब वृत्त से क्वेश्चन अगर रिलेटेड आएगा तो उसको आप पाई चार्ट मानेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 30 का प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, है ना, क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखिए √x/90 19 इज इक्वल टू 4 है, तो ये मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, √x इज इक्वल टू 76। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरीका है, या तो आपको ये स्क्वायर पहले से ही रटा रटाया है ना, और अगर रटा रटाया नहीं तब कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखिए कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका, आपके पास 76 है, इसका स्क्वायर करना है ना, पहले 7 का स्क्वायर अलग कर लीजिए, 7 7 49, 6 का स्क्वायर अलग कर लीजिए, 6 6 36, है ना, इन दोनों को का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 6 का 42, 42 का मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिएगा 84। अब इसको जोड़ देना, यहाँ पे 6 4 3 7 9 8 17, है ना, और इसके बाद 4 1 5 51 76, इस 9 8 17 है ना, सॉरी 51 में क्या लिखा, 57 76, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 31 में क्या बोला जा रहा है, 841 और 3279 के मध्य में कितनी प्राकृतिक संख्या है। देखिए 841 की बात करेंगे तो ये 39 यहाँ से मिलेगा, सॉरी 29 मिलेगा, 39 जुबान से निकल गया, आपको यहाँ पे मिलेगा 29, है ना। और जब आप इसको देखेंगे ना तो देखिए 30 25 होता है 55 का, यहाँ पे 56 का होता है 31 तो 36, है ना। अब यहाँ पे देखिए 56 तक आप जाएंगे, है ना, 3249 57 का होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 57 तक, है ना। इसके बाद ये 30 से कहानी शुरू होगी, है ना, 30 31 32 ऐसे जाएगी, तो ये मान लीजिए कहाँ तक जाएगा, ये पूरा 30 से स्टार्ट होगा, 30 31 32, यहाँ पे 30 ये रहा, और इधर 26 नंबर मिलेंगे क्योंकि ये 57 आ रहा है ना, तो 26 इधर मिलेगा और 30 इधर मिलेगा, तो 26 और यहाँ पे 30 का मतलब एक, ये 30 ना मतलब 30 बार नहीं, एक मिलेगा, ये संख्या 30 बोला जा रहा है। 26 इधर और एक इधर, 26 और 1 27, इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा ऑप्शन बी।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 32। 32 क्या बोला जा रहा है, एक्स प्लस वाई का 20% एक्स माइनस वाई के 25% के बराबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक्स प्लस वाई का 20% है ना, ये बराबर है किसके, एक्स माइनस वाई के। ठीक है, यहाँ पे ये परसेंट जो है ये बराबर है एक्स माइनस वाई के 50% के। देखिए परसेंट से परसेंट ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए एक्स प्लस वाई का जो 20% है ये बराबर है एक्स माइनस वाई के 50% के। अब यहाँ पे परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए जीरो से जीरो भी कट जाएगा, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई, ये 2 दिख रहा है और एक्स माइनस वाई कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, जब आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्स प्लस वाई बराबर 5 दिख रहा है और एक्स माइनस वाई बराबर 2 दिख रहा है। अब यहाँ से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, ये अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 2x बराबर 7 दिखेगा है ना, तो x बराबर 7/2 दिख जाएगा, 7/2। और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको 3/2 मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/3। इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प होगा ऑप्शन सी है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा ध्यान से इसको कैलकुलेट करना था। प्रश्न संख्या 33 क्या बोल रहे हैं, किसी राशि पर 2 वर्ष में 12.1/2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये प्राप्त होता है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए कितना साधारण ब्याज मिलेगा। मतलब देखिए आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है 12.5% की दर से कितना है, 340 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि राशि भी सेम रहेगा और सब कुछ सेम रहेगा तो कितना एसआई मिलेगा, है ना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 12.5% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 1/8 होता है। ठीक, अब मान लेते हैं ना कि आपके पास जो पैसा है वो कुछ 8 का मल्टीपल है, ताकि चीज़ें आसानी से सेट हो। देखिए मान लो 800 रुपये था, है ना, 800 रुपये था। जब पहले साल की बात किया गया तो इस पर 1/8 लिया गया। ये 1/8 कहाँ से मिला, 12.5% की भिन्नात्मक मान होता है। तो यहाँ पे 100 रुपये का ब्याज मिला और यहाँ पर भी 100 रुपये का ब्याज मिला। अब इस पर फिर से 1/8 अप्लाई करेंगे दूसरे साल, तो यहाँ पे मिलेगा 12.5 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 212.5 रुपये, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 212, देखिए 212.5 रुपये। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 340 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखिए 212.5 यहाँ पर आ जाएगा और गुणे साधारण ब्याज कितना है, खाली ये 200 रुपये और यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो आप इसको कैलकुलेटर से या फिर डायरेक्ट जैसे आपको कैलकुलेट करना है कर लीजिएगा। ठीक है, इसका विकल्प जो आएगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34 है। अब 34 नंबर का प्रश्न बोल रहा है दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है। ठीक है, यहाँ पे जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल 36 पाई है। इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि चाप PQ की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं। अब एक चीज समझिएगा, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना दिया, 36 दिया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। πr² की वैल्यू दे रखा है 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r बराबर कितना मिल गया, 6 मिल गया। आर की वैल्यू जब 6 मिल गई तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम इस पूरे की बात करें, 2πr की बात करें, आप लिखेंगे 2πr, मतलब पूरे की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई और r का मान है 6। ये कंप्लीट की वैल्यू है ना। अब इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो यहाँ पे 6 से भाग दे दीजिए, 6 से 6 कट जाएगा। ये जो आपको चाप दिख रहा है यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा देते हैं, है ना, ताकि आपको स्पष्ट दिखता रहे। देखिए ये वाला पार्ट, इस पार्ट की जो दूरी है कितनी हो जाएगी, 2π हो जाएगी। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज ही हम लोगों ने 14-15 के आसपास क्वेश्चन को टैकल किया, है ना। अब इसके बाद ना देखिए ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग इसलिए नहीं टैकल करेंगे ताकि आपको भी कोई विशेष समस्या ना हो। एक टेस्ट सीरीज में 15 से 20 के आसपास प्रश्नों को हल किया जाएगा ताकि आप भी आसानी से समझ पाएँ। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर समझ में आता है एक बार में तो अच्छी बात है। ठीक, और अगर आप इसी प्रकार से UPPCS 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज से जुड़िए। ठीक है, जिसके लिए नंबर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इन नंबर्स से आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।